आज का क्लास हम लोग शुरू करेंगे एक और नए टॉपिक के साथ। टॉपिक का नाम है द सर्ट इन द यूनाइटेड स्टेट्स। यूनाइटेड स्टेट्स का मतलब बेसिकली ये बात कर रहा है अमेरिका के बारे में, ठीक ना। तो देखते हैं कि आखिर अमेरिका में एक शर्ट का क्या प्राइस वगैरह रहता है या फिर वो किस तरीके से बनता है। पहला पॉइंट लिखा हुआ है इसमें कि अ नंबर ऑफ शर्ट्स आर ऑन डिस्प्ले एट अ लार्ज क्लॉथ शॉप इन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड आर प्राइस्ड एट $26। 26 के आगे एक साइन आपको दिख रहा होगा, वो डॉलर का साइन है। पहले पॉइंट में लिखा हुआ है, एक बार फिर से पढ़ते हैं इसको। अ नंबर ऑफ शर्ट्स आर ऑन डिस्प्ले एट अ लार्ज क्लॉथ शॉप इन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड आर प्राइस्ड एट $26। जैसे देखो होता क्या है ना, यूनाइटेड स्टेट्स यानी कि अमेरिका, वहाँ पे जो कपड़े के दुकान होते हैं ना, कपड़े के दुकान के बाहर वो लोग कई सारे कपड़े एज अ शो पीस रखते हैं ताकि लोग को उसको देख सके। लेकिन हमारे इंडिया में यदि आप देखोगे, इंडिया में भी ये चीज़ है, लेकिन वो लोग ना बहुत कम कपड़ा दुकान के बाहर रखते हैं देखने के लिए। अमेरिका के दुकानों में आप देखोगे कि दुकान के बाहर पूरा का पूरा वो लोग एक से एक डिजाइन के कपड़े टांग के रखते हैं ताकि लोग उसको देख के शॉप के अंदर आए, दुकान के अंदर आए और वो अपने कपड़े को खरीद ले। और वहाँ पे कपड़े का स्टार्टिंग होता है $26 से। $26 दैट इज ईच शर्ट सेल्स फॉर $26 और अराउंड ₹1200। वही यदि हम लोग इंडिया के हिसाब से देखें तो एक शर्ट का कीमत कितना पड़ जाएगा हम लोगों को? 1200 रुपये, 1200। यानी कि अमेरिका में यदि आप एक शर्ट खरीदोगे तो आपको देना पड़ेगा 1200 रुपये, ठीक। लेकिन वही एक अमेरिका का आदमी उस शर्ट को खरीदेगा तो उसको देना पड़ेगा केवल $26। समझ में आ रही है बात? क्योंकि डॉलर का वैल्यू अलग होता है और हमारे इंडिया के रुपया का वैल्यू अलग होता है। तो वो $26 दे के ही वो शर्ट खरीद लेगा, लेकिन हमको यदि खरीदना होगा तो हम लोग देंगे उसको 1200 रुपये। इसका मतलब होगा कि आपको अमेरिका में एक शर्ट खरीदना है तो 1200 रुपये का पड़ेगा, सोचो। ठीक है, तो ये फर्क होता है। द बिजनेस पर्सन परचेज द शर्ट्स फ्रॉम द गारमेंट एक्सपोर्टर इन दिल्ली फॉर ₹200 पर शर्ट। He then spent ₹300 for advertising in the media and another ₹100 per shot on storage, display and all other charges। वही यदि हम लोग बात करें अपने इंडिया का, तो इंडिया में एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन क्या करेगा, छोटे छोटे लोगों से, छोटे छोटे दुकान से बड़े लेवल पे शर्ट खरीद लेगा एक ही बार में, और एक शर्ट का कीमत उसको कितना पड़ गया? 200 रुपये। पहले बात करते हैं अमेरिका का पहले, ठीक है, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अमेरिका के अंदर यदि बात करें तो अमेरिका के अंदर एक शर्ट यदि आपको खरीदना है तो यदि अमेरिका का आदमी खरीदेगा तो उसको $26 में मिल जाएगा वो शर्ट। लेकिन वही शर्ट यदि एक इंडिया का आदमी जाके खरीदेगा अमेरिका में तो उसको 1200 रुपये देने पड़ेंगे। ये अमेरिका का कहानी हो गया। अब बात करते हैं इंडिया का। इंडिया में कैसे शर्ट का बिजनेस होता है वो समझो पहले। बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग क्या करते हैं, किसी छोटे से दुकान से या फिर छोटे से कपड़े के मार्केट से कपड़ा खरीद लेते हैं बहुत बड़े लेवल पे, और उस हिसाब से उनको एक शर्ट का कीमत पड़ता है 200 रुपये केवल। और ज़्यादातर वो कपड़ा किधर से खरीदेंगे? दिल्ली तरफ से खरीदेंगे, क्योंकि दिल्ली में भी कपड़े का बिजनेस, तमिलनाडु भी है, दिल्ली में भी कपड़े का बिजनेस बहुत ज़्यादा होता है। तो वो क्या करेंगे, दिल्ली के बड़े से मार्केट में जाएंगे और थोक में बड़े लेवल पे एक ही बार में कई सारे शर्ट वो खरीद लेंगे। तो जब एक बार में आप कोई बड़ा चीज़ खरीदते हैं ना, ज़्यादा खरीदते हैं, तो सस्ता पड़ता है कि महंगा? सस्ता पड़ता है। मतलब जब आप कोई चीज़ ज़्यादा खरीदते हैं, एक ही बार में खरीद लेते हैं ज़्यादा, तो वो चीज़ आपको सस्ता पड़ता है। तो उस बिजनेसमैन को एक शर्ट के ऊपर कितना पड़ गया? 200 रुपया पड़ गया। अब आगे वो क्या करेगा, 300 रुपये खर्च करेगा प्रचार करने में कि भैया हमारे कपड़े को खरीदो, हमारा शर्ट बढ़िया है, हमारा शर्ट ऐसा है वैसा है। यानी कि 300 रुपये वो क्या करेगा, प्रचार में खर्च कर देगा। 100 रुपया वो खर्च करेगा उसको स्टोर करने में, मतलब उस शर्ट को आयरन करना, उसको पैक करके डब्बे में अच्छी तरीके से रखना, उसके ऊपर मान लीजिए 100 रुपया उसका वहाँ पे खर्चा हो गया। और भी छोटा मोटा कोई चार्ज होगा तो उसके ऊपर 100 रुपये वहाँ पे खर्चा हो गया।
दस द कॉस्ट टू दिस पर्सन इज ₹600। अब जरा समझिए ध्यान से, बात करें हम लोग तो उस इंसान को एक शर्ट के ऊपर कितने का खर्चा बैठा पहले ये देख लो। 200 रुपये में वो शर्ट को खरीदा, 300 रुपये उसको लग गए उस शर्ट का प्रचार करवाने में, और 100 रुपया लग गया उसको स्टोर करने में, आयरन करने में, पैकेजिंग वगैरह करने में लग गया। तो टोटल देखा जाए तो उनको खर्चा पड़ा एक शर्ट पे कितना रुपया? 600 रुपये। ठीक। वाइल ही सेल्स दिस शर्ट फॉर ₹1200, लेकिन वो बेचेगा कितने में? 1200 रुपये में। तो 600 उसका खर्चा हुआ, बेचा 1200 रुपये में। तो सीधा सीधा बताइए प्रॉफिट उसको कितने रुपए का हुआ? 600 रुपये का उसको प्रॉफिट हो गया। ₹600 इज हिज प्रॉफिट ऑन वन शर्ट। तो यदि वो एक शर्ट को बेचेगा तो 600 रुपया उसको प्रॉफिट होगा। मान लीजिए यदि वो दिन में 10 शर्ट भी बेच दिया तो उसको 6000 का प्रॉफिट हो गया। समझ आ रही है बात? तो इस तरीके से कपड़े का बिजनेस चलता है। लेकिन हाँ बोलो। नहीं, क्योंकि देखो बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग क्या करते हैं ना, हर प्रकार के शर्ट के डिजाइन निकालते हैं, तो हर प्रकार के शर्ट का डिजाइन वो लोग प्रचार करवाते हैं। हाँ बिल्कुल, इसीलिए तो देखा हमने कि 200 रुपये का कपड़ा है, केवल 300 रुपया प्रचार पे ही खत्म कर दिया। तो हो सकता है कि वो आदमी यदि कोई उसके दुकान पे कपड़ा खरीदने के लिए आए, शर्ट के बदले कुछ और भी खरीद लेगा। तो फायदा किसका हो गया? दुकानदार का हो गया, है कि नहीं? तो इसीलिए कोई भी बिजनेसमैन जो होता है अपने सामानों का प्रचार करवाता है ताकि लोगों को पता चले उसके सामान के बारे में और आके खरीदे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो वो बेचा तो उसका 300 रुपया ऐसे ही हटा दीजिए तो हाँ बहुत प्रॉफिट होता है, बहुत प्रॉफिट, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है। कपड़े का बिजनेस इतना आसान भी नहीं है, बहुत नुकसान भी होता है। लेकिन ये आपको एक मोटा मोटी आइडिया मिल रहा है कि इंडिया में किस तरीके से कपड़े का बिजनेस चलता है। इफ ही इज एबल टू सेल अ लार्ज नंबर ऑफ शर्ट्स हिज प्रॉफिट विल बी हायर। यदि वो कपड़े को ज़्यादा बेचेगा तो प्रॉफिट भी उसका ज़्यादा होगा। सिंपल सी बात है। तो इस तरीके से पूरा कहानी उसका चलता है। तो समझ में आया कि अमेरिका में किस तरीके से कहानी चलता है। तो वो क्या करेगा, कम दाम में कपड़े को खरीद लेगा, 300 रुपये मतलब 200 रुपये में कपड़े को खरीदेगा, 300 रुपये प्रचार में खर्चा कर देगा, और 100 रुपया वो अलग अलग चीज़ों में खर्चा करके 600 रुपये उसका खर्चा हो गया, 1200 रुपये में उसको बेच देगा, तो 600 रुपये का उसका प्रॉफिट हो गया। पूरा कहानी समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, हु आर दी गेनर्स इन दी मार्केट। मार्केट में गेनर कौन होते हैं? गेनर का मतलब है कि मार्केट में सबसे ज्यादा प्रॉफिट किसको मिलता है। देखते हैं। अ चेन ऑफ मार्केट्स लिंक द प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन टू द बायर एट द सुपर मार्केट। मतलब कि एक मार्केट जो है ना, उस मार्केट में जितने भी लोग काम करते हैं सब आपस में जुड़े हुए होते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल आपको देते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एक किसान है जो कि कॉटन का खेती करता है। कॉटन का कपड़ा मिलता है, शर्ट पैंट वगैरह कॉटन का तो मिलता ही है। तो मान लीजिए कि एक किसान है, फार्मर है, जो कि कॉटन का खेती करता है। वो कॉटन को उगाएगा, वो कॉटन को बेचेगा पहले छोटे से बिजनेसमैन को, वो बिजनेसमैन कॉटन को बेच देगा बड़े से कंपनी वाले को, कंपनी वाला उस कॉटन का कपड़ा बनाएगा, कपड़ा बना के वो कपड़ा मार्केट में आएगा, फिर हम लोग उस कपड़े को खरीदेंगे। तो ये पूरा का पूरा हमारा क्या बन गया? एक चेन बन गया। तो एक साइकिल बन गया एक तरीके से। इतने सारे चीज़ों को करना पड़ता है तब जाके हमारे पास एक सिला हुआ बिल्कुल अच्छा शर्ट पहुंचता है। यानी कि जो शर्ट वगैरह हम लोग आज पहनते हैं वो पहनने का तो हमने पहन लिया, लेकिन कई सारे प्रोसेस से होके उसको गुजरना पड़ता है, तब जाकर हमारे पास वो शर्ट पहुंचता है। ठीक ना? हम लोग करते क्या है, बस पैसा लेकर गए मार्केट में, खरीद के लेकर आ गए, आसान है। लेकिन उसके पीछे कितना मेहनत है ये भी हम लोगों को समझना चाहिए। पहले कॉटन उगाएगा किसान, उसको बेचेगा, उससे धागा बनाएगा, धागा बना के कपड़ा बुनेगा, कपड़ा बुनने के बाद उसको रंग करेगा, सिलेगा, बटन लगाएगा, पैक करेगा, मार्केट में बेचेगा, मार्केट में आएगा, फिर हम दुकान पे जाके खरीद के लेकर आएंगे। तो इतना झंझट होता है। बाइंग एंड सेलिंग टेक्स प्लेस एट एवरी स्टेप इन द चेन। यानी कि इस पूरे मार्केट में आपने देखा हर कोई दूसरे को सामान खरीद रहा है तो दूसरा बेच रहा है।
जैसे किसान अपने कॉटन को बेचेगा तो बिजनेसमैन उसको खरीदेगा, फिर बिजनेसमैन अपने बड़े कंपनी वालों को बेचेगा तो बिजनेसमैन ने बेचा, कंपनी वाले ने खरीद लिया। तो बेचना खरीदना ये पूरा चलता ही रहता है। और जब एक बार मार्केट में वो शर्ट बन के तैयार होके आ जाता है, हम लोग पैसा लेके जाते हैं, खरीद के लेके आ जाते हैं। तो हम लोगों ने खरीद लिया, दुकान वाले ने बेच दिया, ठीक ना। इस तरीके से हमारा पूरा कहानी चलता है। There were people who made profits in the market and there were some who did not gain as much from this buying and selling। मतलब इस मार्केट में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको बहुत प्रॉफिट हो जाता है और कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनको उतना नुकसान प्रॉफिट नहीं हो पाता है। क्योंकि भाई देखो बिजनेस है, बिजनेस में हमेशा प्रॉफिट तो होता नहीं है, कभी लॉस भी होता है ना। तो ये चीज़ है। कहानी समझ में आया? चलिए, हमारे इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक है मार्केट एंड इक्वालिटी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं अच्छी तरीके से। फर्स्ट पॉइंट है द फॉरेन बिजनेस पर्सन मेड ह्यूज प्रॉफिट्स इन द मार्केट, द गारमेंट एक्सपोर्टर मेड ओनली मॉडरेट प्रॉफिट्स। देखो सबसे ज्यादा प्रॉफिट कौन कमाता है पता है? सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाता है मार्केट में एक बिजनेसमैन, वो बिजनेसमैन जो दूसरे कंट्री का है। जैसे मान लीजिए एक अमेरिका का बिजनेसमैन इंडिया आएगा, तो वो क्या करेगा, यहाँ पे दिल्ली के मार्केट में या फिर तमिलनाडु के अंदर जो इरोड मार्केट था वहां पे जाके क्या करेगा, कपड़े को सस्ते दाम में खरीद लेगा, जहाज पे लोड कर लेगा और जाके लेके चला जाएगा अपना देश अमेरिका। वहां पे जाके वो क्या करेगा, अपने तरीके से उसको डिजाइन करके कपड़े में डब्बे में पैक करके बेचेगा। तो देखो उन्होंने इंडिया में खरीदा कपड़े बहुत ही सस्ते दाम में, उसको जाके वहां पे फिनिश कर दिया, पैकेजिंग वगैरह बढ़िया से कर दिया और वहां पे जाके वो बेचेगा डॉलर में। यहाँ पे वो किस में खरीदेगा, रुपया में, और वहां पे जाके बेचेगा अपने देश में डॉलर में। तो पैसा ज़्यादा प्रॉफिट किसको होगा, उसी को होगा ना। तो क्या हम लोगों को प्रॉफिट ज़्यादा हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। वही लिखा हुआ यहाँ पे द गारमेंट एक्सपोर्टर मेड ओनली मॉडरेट प्रॉफिट्स। जो छोटे मोटे बिजनेसमैन होते हैं, बिजनेस दुकानदार होते हैं, जो उसको कपड़ा बेचेगा उसको प्रॉफिट बहुत कम होता है, लेकिन वो जो बिजनेसमैन है विदेश का, दूसरे कंट्री का, वो बहुत पैसा कमाता है। ठीक है, आगे। ऑन द अदर हैंड द अर्निंग्स ऑफ द वर्कर्स एट द गारमेंट एक्सपोर्ट फैक्ट्री आर बेयरली एनफ टू कवर देयर डे टू डे नीड्स। अब देखो कपड़े के दुकान पे आपने देखा होगा कुछ वर्कर भी काम करते हैं, कपड़े को दिखाना, कस्टमर को कपड़े को समेटना, दुकान को अच्छी तरीके से अरेंज करके रखना। क्या लगता है आपको कि उनको बहुत ज़्यादा पैसा मिलता होगा या कम मिलता होगा? मतलब उतना ज़्यादा भी नहीं है, उतना कम भी नहीं है, लेकिन उनका घर बस चल जाए उतना पैसा उनको मिलता है। ओवरऑल हम यहाँ पे कहना चाहते हैं कि कपड़े का जो पूरा मार्केट होता है वो जितना अच्छा आपको देखने में लगता है उतना ही ज़्यादा रिस्की भी है, उतना ज़्यादा लॉस भी होता है उसमें। और सबसे बड़ी बात, जो उसमें काम करते हैं लोग, वर्कर वगैरह, उनको तो बहुत ही कम पैसा मिलता है। ठीक ना, आगे। Thus, not everyone gains equally in the market। यानी कि मार्केट में हर प्रकार के लोगों को बराबर प्रॉफिट होगा ये जरूरी नहीं है। किसी को प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होता है तो किसी को प्रॉफिट बहुत कम होता है, किसी को तो लॉस भी हो जाता है मार्केट में, है ना। आगे, डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट गेटिंग अ फेयर वेज इन द मार्केट। अब देखो हमारा कंट्री कैसा कंट्री है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। डेमोक्रेटिक कंट्री का मतलब हो गया कि इंडिया में लगभग सब कुछ ठीक सिस्टम यहाँ पे काम करता है। हम लोगों के पास कई सारे अधिकार भी हैं, कुछ मतलब बहुत चीज़ें हम लोग कर सकते हैं। तो अब मार्केट में हमारे पास चॉइस होता है। जैसे मान लीजिए, सपोज करिए कि आप एक सब्जी मंडी में गए हो, एक दुकानदार है जो कि आलू दे रहा है 20 रुपये के जी, दूसरा दे रहा है 30 रुपये के जी। तो अब आपका मन है कि आपको कौन सा खरीदना है, 20 रुपये वाला खरीदना है या फिर 30 रुपये वाले खरीदना है। तो कहने का मतलब है कि मार्केट में सामान हर प्रकार के हैं, आपको किस प्रकार का सामान चाहिए वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। कोई जबरदस्ती आपको फोर्स नहीं कर सकता कि नहीं तुम हमारा ही सामान खरीदो। ऐसा होता है कभी मार्केट में? कभी नहीं। तो वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है, द मार्केट ऑफर्स पीपल अपॉर्चुनिटीज फॉर वर्क एंड टू बी एबल टू सेल थिंग्स दैट दे ग्रो और प्रोड्यूस। जैसे मान लीजिए मार्केट ऐसा जगह है ना जहां पे आप भी अपना सामान जाके बेच सकते हो। जैसे मान लीजिए, सपोज करिए कि आपको मिट्टी का बर्तन बनाना बड़ा अच्छा आता है, या फिर मिट्टी का दिया आपको बनाने के लिए अच्छा आता है।
आप मिट्टी का दिया बनाओ, बर्तन बनाओ, जो बनाना है बनाओ, जाके मार्केट में बेच दो। यानी कि मार्केट हर किसी इंसान के लिए क्या है, बराबर है। कोई भी आदमी आके अपना सामान बेच सकता है और खरीद सकता है। मार्केट में आने से कोई आपको रोक नहीं सकता। ठीक है, आगे बढ़ते। इसीलिए मार्केट में भीड़ बहुत होता है। यदि रोका टोका जाता तो क्या मार्केट में आपको इतने लोग मिलते आज? कभी भी नहीं। आगे इट इज यूजुअली द रिच एंड द पावरफुल दैट गेट द मैक्सिमम अर्निंग्स फ्रॉम द मार्केट। देखो भाई, मार्केट में सबसे ज़्यादा पैसा वही कमाता है जो बहुत अमीर है, उसका बिजनेस बहुत बड़ा होता है, तो प्रॉफिट भी उसको बड़ा मिलता है, ज़्यादा मिलता है। लेकिन जो छोटे मोटे दुकानदार है वो कितना ही कमा लेते होंगे, घर परिवार चल जाए उतना ही वो लोग बस अपना कर पाते हैं, बाकी तो उनका सारा कमाई कौन कर लेता है? बिजनेसमैन बड़े बड़े कर लेते हैं। ठीक है ना, आगे These are the people who have money and own the factories, the large shops, large land holdings, etc. क्योंकि जिसके पास मार्केट में पैसा है उसका बिजनेस बड़ा होता है, दुकान बड़े होते हैं, तो प्रॉफिट भी उसको क्या मिलता है? बड़ा मिलता है, ज़्यादा पैसा कमाता है वो। लेकिन एक छोटा सा दुकानदार जिसका दुकान बहुत छोटा है, बहुत कम सामानों को बेचता है, तो वो कितना ही कमा लेता होगा? बहुत कम, जिससे बस घर चल जाए उनका, है कि नहीं? इस प्रकार के चीज़ें देखने को मिलते हैं। तो मार्केट में सबसे ज़्यादा पैसा वही कमाएगा जिसके पास सबसे ज़्यादा पैसा है। ठीक है, द पुअर हैव टू डिपेंड ऑन द रिच एंड द पावरफुल फॉर वेरियस थिंग्स। अब देखो, जो हमारे मार्केट में जो अमीर लोग होते हैं ना, उनके पास पैसा बहुत होता है, तो जो गरीब लोग होते हैं उनको पूरी तरीके से उनके ऊपर डिपेंड होना पड़ता है। जैसे मान लीजिए मार्केट में कोई गरीब दुकानदार है, उनका बिजनेस नहीं चल रहा है, उसको पैसे का जरूरत है, तो बताओ वो पैसा किससे मांगेगा? उसी अमीर आदमी से मांगेगा जो मार्केट का सबसे बड़ा अमीर आदमी है। तो अमीर आदमी लोगों के मदद भी करते हैं कि तुमको पैसे का जरूरत है, हम देंगे। तो कहने का मतलब यहाँ पे सिंपल सा हम ये कहना चाहते हैं कि मार्केट में अमीर लोग भी दिखेंगे आपको और थोड़ा बहुत गरीब लोग भी दिखेंगे। जो गरीब लोग होते हैं उनको ज्यादा जरूरत पड़ता है किसका? अमीर आदमी का, क्योंकि उसको पता है हमारा बिजनेस उतना बड़ा है नहीं, हमको पैसे का जरूरत पड़ेगा मार्केट में, तो हमको पैसा देगा कौन? वही अमीर आदमी देगा जिसके मार्केट में बिजनेस बहुत बड़ा है। तो बिजनेस मार्केट में आप देखना, मार्केट में देखना, तो कोई छोटा सा आदमी हो या बड़ा आदमी हो, सब आपस में मिल के रहते हैं, क्योंकि सबको पता है कब किसको किसका जरूरत पड़ जाए किसी को कोई पता नहीं, इसलिए मार्केट में सब मिलजुल के रहते हैं। आगे, दे हैव टू डिपेंड फॉर लोन्स। मान लीजिए कोई छोटा आदमी, उसको लोन चाहिए तो कौन देगा? बड़े बिजनेसमैन देंगे जिसके पास पैसा ज़्यादा है। फॉर रॉ मटेरियल, किसी प्रकार के सामान चाहिए तो उसको कौन देगा सामान? वही बिजनेसमैन देंगे। एंड मार्केटिंग ऑफ देयर गुड्स एंड मोस्ट ऑफन फॉर एम्प्लॉयमेंट। और मान लीजिए कि उनको जॉब भी चाहिए, कोई गरीब आदमी है मान लो, उनको जॉब चाहिए, रोजगार चाहिए, ताकि उसका घर परिवार चल सके, दो पैसा कमा सके, तो उसको रोजगार भी कौन देगा? वही बिजनेसमैन देंगे जिनका बिजनेस बहुत बड़ा है। जैसे मान लीजिए एक आदमी है जिनका मार्केट में बिजनेस बहुत बड़ा है कपड़े का, और कोई आदमी आया उसके पास जॉब मांगने के लिए कि भैया हमको काम दे दो, तो क्या करेगा? क्योंकि उसका दुकान बहुत बड़ा है, तो वो क्या बोलेगा? ठीक है, तुम कल से मेरे दुकान पे काम करने के लिए आ जाना। तो बड़े बिजनेसमैन का मार्केट में होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि वो गरीब लोगों पे भी ध्यान दे सके और अमीरों को भी अपने कॉन्टेक्ट में रख सके, क्योंकि मार्केट में सब बराबर है। अमीर गरीब तो अलग चीज़ है, लेकिन सब एक दूसरे से मिल के रहते हैं, क्योंकि सबको पता है आज हमको इसका जरूरत पड़ा है, कल इसका जरूरत दूसरे को पड़ सकता है, तो सब आपस में मिल के रहते हैं। बिकॉज ऑफ दिस डिपेंडेंस द पुअर आर एक्सप्लॉइटेड इन द मार्केट। अब लेकिन कई बार बिजनेसमैन जो बड़े बड़े होते हैं वो गरीब लोगों का इस्तेमाल भी कर लेते हैं। क्या इस्तेमाल करते हैं? गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक गरीब आदमी आया उसके पास जॉब मांगने के लिए, हुजूर हमको कुछ काम दे दीजिए। उसने बोला कि ठीक है हम तुमको काम तो दे देंगे, लेकिन तुमको काम करना पड़ेगा 12 घंटा और सैलरी मिलेगा मात्र 3,000 रुपया महीना। तो बताओ ये कहीं से ठीक बात है? वो आदमी आपके यहाँ पे 12 घंटा काम करेगा और सैलरी कितना मिलेगा? केवल 3,000 रुपया। फिर वो बिजनेसमैन बोलेगा करना है तो करो, नहीं तो फिर जाओ। तो बताओ वो गरीब आदमी मजबूरी में क्या करेगा? जहां उसको कोई काम नहीं मिल रहा था वहां इसको काम मिल रहा है, तो मजबूरी में काम करेगा। 12-12 घंटा काम करना पड़ेगा उसको, नहीं करेगा तो उसको पता है बेरोजगार हो जाएंगे फिर हम, जो 3,000 रुपया महीना आएगा वो भी नहीं आ पाएगा। तो इसीलिए मार्केट में कभी कभार जो बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग होते हैं ना, वो लोगों को फायदा तो पहुंचाते ही है, कई बार गरीब लोगों का वो गलत तरीके से इस्तेमाल भी करते हैं।
तो मार्केट में हर प्रकार के लोग दिख जाएंगे हम लोगों को। कोई दिक्कत यहाँ पे समझने में? समझ में आया सब कुछ? चलिए, इस तरीके से ये टॉपिक हो गया हमारा कंप्लीट, और टॉपिक के साथ हो गया हमारा चैप्टर भी कंप्लीट। तो हम लोग ऑनलाइन वाले बच्चे, आप लोगों को कहीं पर कोई डाउट रहा होगा तो आप लोग कमेंट करिएगा। आप लोगों को समझ में आया सब कुछ? कोई दिक्कत इसमें? चलिए, तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में फिर से एक नए चैप्टर के साथ और एक नए शुरुआत के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।